आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं और पहले वीडियो में हमने राजस्थान में प्रचलित व्यावसायिक नृत्यों के बारे में चर्चा की है। और व्यावसायिक नृत्यों में जैसे भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य एवं कच्छी घोड़ी नृत्य, इनके बारे में चर्चा की। आज हम जनजातीय नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जातीय एवं जनजातीय नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर होगा भील जनजाति के नृत्य। आज का हमारा टॉपिक होगा भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, आज के वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं भील जनजाति के नृत्य। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भील जनजाति के नृत्य। इसमें पहला नृत्य है नेजा नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों में पहला नृत्य है नेजा नृत्य। दोस्तों, नेजा नृत्य भीलों के साथ साथ मीणाओं में भी प्रचलित है। यह नृत्य भीलों के साथ साथ मीणाओं में प्रचलित है। खैरवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। यह नृत्य होली के तीसरे दिन होता है। होली के तीसरे दिन होता है। इसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और यह एक खेल नृत्य है। दोस्तों, यह एक खेल नृत्य है, अर्थात इसमें महिलाएं अपने हाथों में छड़ियां एवं कोड़े रखती हैं, कपड़े से बना हुआ कोड़ा रखते हैं। और इस नृत्य के दौरान जमीन में एक खम्भ गाड़ दिया जाता है, जैसे एक खम्भ गाड़ दिया गया और इस पर एक नारियल बांध दिया जाता है। जमीन में एक खंभा गाड़ दिया गया और इस पर एक नारियल बांध दिया जाता है। इस खंभ के चारों ओर महिलाएं इस खंभे के चारों ओर महिलाएं गोल घेरे पे खड़ी हो जाती हैं और महिलाओं के हाथों में छड़ियां एवं कोड़ा, कपड़े से बना हुआ कोड़ा और छड़ियां होती हैं। पुरुष इस खंभ से दूर, इससे दूर पुरुष खड़े हो जाते हैं। महिलाओं ने इस खंभ को चारों तरफ से घेर रखा है और ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। तो पुरुष धीरे धीरे नजदीक आएगा। पुरुष इस खंभ के धीरे धीरे नजदीक आएगा और इस घेरे को तोड़कर वो इस पर चढ़कर नारियल तोड़ने का प्रयास करेगा और महिलाएं इस पुरुष को छड़ियों एवं कोड़ों के माध्यम से पीटती हैं और उसे यहाँ से दूर भगा देती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि यह एक खेल नृत्य है। नृत्य के साथ साथ इसमें खेल का प्रदर्शन भी किया जाता है। होली के तीसरे दिन होता है। खैरवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है। भीलों के साथ साथ मीणाओं में प्रचलित है। स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं और नारियल बांधा जाता है और पुरुष नारियल तोड़ने का प्रयास करेगा। महिलाएं छड़ियां एवं कोड़ों के माध्यम से इसे पीट कर भगाने का प्रयास करेंगी। ये है आपका नेजा नृत्य। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं नेजा नृत्य की। क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र
खैरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर में। यह नृत्य खैरवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में प्रचलित है। भील व मीणाओं में प्रचलित है। यह एक खेल नृत्य है दोस्तों, यह एक खेल नृत्य है और इसका आयोजन होली के तीसरे दिन होता है। इस नृत्य का आयोजन होली के तीसरे दिन होता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जमीन में एक खंबा गाड़ दिया जाता है और खंबा पर नारियल बांध दिया जाता है। महिलाएं अपने हाथों में छड़ियां व कोड़े लेकर खंबा को घेर लेती हैं। इसी प्रकार पुरुष इस घेरे को तोड़कर नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है और महिलाएं छड़ियां एवं कोड़ों से उन्हें पीट कर भगाती है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि यह केवल एक नृत्य नहीं, नृत्य के साथ साथ एक खेल भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह एक खेल नृत्य है और भीलों के साथ साथ वीणाओं में भी प्रचलित है। खैरवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्रों में होली के तीसरे दिन इसका आयोजन होता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, खंबा गाड़ दिया जाता है, खंबे पर नारियल बांध दिया जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों भील जनजाति का दूसरा नृत्य है गौरी अथवा राई। गौरी अथवा राई, देखिए गौरी अथवा राई नृत्य। देखिए दोस्तों, यह जो नृत्य है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही क्षेत्रों में भीलों द्वारा किया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही आदि क्षेत्रों में भीलों के द्वारा किया जाता है। यह एक नृत्य नाट्य है। यह नृत्य के साथ साथ एक नाटक भी है, नाट्य भी है। भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य है। भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य है। इसीलिए
इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए इस नृत्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। यह 40 दिनों तक चलता है। यह नृत्य नाट्य 40 दिनों तक चलता है। पार्वती की पूजा से संबंधित होने के कारण गौरी, पार्वती की पूजा से संबंधित होने के कारण इसे गौरी कहा जाता है। शिव की भूमिका निभाने वाला पात्र इसमें पुरिया कहलाता है। शिव की भूमिका निभाने वाला पात्र पुरिया कहलाता है। इसी प्रकार यह 40 दिनों तक चलता है और इस दौरान इसमें भाग लेने वालों को ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गौरी अथवा राई नृत्य। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गौरी अथवा राई नृत्य की। क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सिरोही। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सिरोही। यह एक नृत्य नाट्य है। यह एक नृत्य नाट्य है। संपूर्ण भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य है। संपूर्ण भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य है। इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। और ये भाद्रपद, आश्विन माह में लगभग 40 दिन चलता है। अर्थात रक्षाबंधन के बाद शुरू होकर आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। रक्षाबंधन के बाद शुरू होकर आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। रक्षाबंधन के पश्चात शुरू होकर आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। इसमें भाग लेने वाले पात्रों को ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य नियमों की बात करें, अर्थात मांस मदिरा संभोग से दूर रहना पड़ता है। मांस मदिरा संभोग से दूर रहना पड़ता है। इसी प्रकार केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य नाट्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष ही
इसमें पुरुष ही महिला का अभिनय करते हैं और इस नृत्य नाट्य का प्रमुख आधार भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का वर्णन है। तो इसमें भगवान शिव व भस्मासुर की कथा का वर्णन है, अर्थात भगवान शिव के द्वारा भस्मासुर का वध किया जाना। पार्वती की पूजा से संबंधित होने के कारण इसे गौरी कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार पूरे देखिए, ये केवल नृत्य ही नहीं है, ये एक नाटक भी है, नाट्य भी है। जैसे अपन राजस्थान में लोक नाट्यों की बात करेंगे तो इसी प्रकार साथ साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं अपन। तो क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सिरोही, यह एक नृत्य नाट्य है। ये केवल नृत्य नहीं है, नृत्य के साथ साथ नाट्य भी है। संपूर्ण भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य है, इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। भाद्रपद आश्विन माह में लगभग 40 दिन चलता है, अर्थात रक्षाबंधन की बात शुरू होता है और आश्विन शुक्ल एकादशी तक इसका आयोजन किया जाता है। इसमें भाग लेने वालों को ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है, अर्थात मांस, मदिरा एवं संभोग से दूर रहना पड़ता है। केवल पुरुष भाग लेते हैं, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष ही महिला का अभिनय करते हैं और इस नृत्य नाट्य का प्रमुख आधार है भगवान शिव द्वारा भस्मासुर का वध करना। पार्वती की पूजा से, गौरी की पूजा से संबंधित भी होने के कारण इसे गौरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नृत्य नाट्य में शिव का अभिनय करने वाले को पुरिया कहा जाता है। शिव का अभिनय करने वाले को पुरिया कहा जाता है। यह एक विशुद्ध धार्मिक नृत्य नाट्य है। यह एक विशुद्ध धार्मिक नृत्य नाट्य है। इस नृत्य नाट्य में कुल 5 पात्र होते हैं। इस नृत्य नाट्य में कुल 5 पात्र होते हैं। 2 प्रमुख पात्र होते हैं, झामट्या और खटकड़िया। झामट्या और खटकड़िया। झामट्या बनने वाला पात्र किसी कविता का पाठ करेगा, किसी कविता को पढ़ेगा और खटकड़िया उसका पीछे पीछे अनुवाद करेगा। इसी प्रकार इस नाट्य का सूत्रधार कुटकुटिया, ये शब्द है, लिखेंगे अपन, आप याद करेंगे। इस नाट्य का सूत्रधार होता है, उसे कुटकुटिया कहा जाता है। कुटकुटिया इसका सूत्रधार होता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है गौरी की घाई या गम्मत। गौरी की घाई अथवा गम्मत यानी नृत्य नाट्य के दौरान कुछ छोटे छोटे नृत्य किए जाते हैं, सामूहिक रूप से नृत्य किए जाते हैं, जिसे गौरी की घाई अथवा गम्मत कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें कुछ लघु नाटिकाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। कामा बीना, कालू कीर और बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी आदि कुछ लघु नाटिकाओं का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों हम नृत्य के साथ साथ नाट्य को भी पढ़ रहे हैं। तो नृत्य नाट्य इसीलिए मैंने लिखा कि ये प्राचीनतम नृत्य नाट्य है। तो आगे जैसे हम नाट्य वगैरह पढ़ेंगे, लोक नाट्य पढ़ेंगे, उसमें इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक साथ ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए एक शब्द आता है पुरिया। शिव का अभिनय शिव का अभिनय करने वाला पात्र पुरिया कहलाता है। इसी प्रकार यह एक विशुद्ध
धार्मिक नृत्य नाट्य है, क्योंकि अभी हमने बात की ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि विशुद्ध धार्मिक नृत्य नाट्य है। इसके बाद एक शब्द आता है कुटकुटिया। कुटकुटिया इस नाट्य अथवा नाटक का सूत्रधार होता है। कुटकुटिया इस नृत्य अथवा इस नाट्य अथवा नाटक का सूत्रधार होता है। इसी प्रकार इस नाट्य में कुल 5 पात्र होते हैं। इस नाट्य में कुल 5 पात्र होते हैं और 2 प्रमुख हैं। अब 2 प्रमुख पात्रों में देखिए कौन कौन से हैं। हम यही बात करते हैं। नंबर 1 झामट्या और एक आएगा खटकड़ा। कुल 5 पात्र होते हैं और 2 प्रमुख पात्र होते हैं। झामट्या यह है किसी कविता का पाठ करता है और यह उस पाठ का अनुवाद करता है। यह उस पाठ का अनुवाद करता है। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द आता है गौरी की घाई अथवा गम्मत। एक शब्द है गौरी की घाई अथवा गम्मत। तो नाट्य के दौरान बीच बीच में सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य, इसे गौरी की घाई अथवा गम्मत कहा जाता है। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, पुरिया शिव का अभिनय करने वाला जो पात्र होता है उसे पुरिया कहा जाता है। यह एक विशुद्ध धार्मिक नृत्य नाट्य है और इस नाट्य का जो सूत्रधार होता है उसे कुटकुटिया कहा जाता है। उसे कुटकुटिया कहा जाता है। इस नाट्य में कुल 5 पात्र होते हैं। 2 प्रमुख पात्र हैं, एक का नाम है झामट्या और एक का नाम है खटकड़ा। यह किसी कविता का पाठ करता है और यह उस पाठ का अनुवाद करता है। गौरी की घाई अथवा गम्मत, गौरी की घाई अथवा गम्मत नाट्य के दौरान बीच बीच में सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गौरी की घाई अथवा गम्मत कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इस नृत्य नाट्य के दौरान कुछ लघु नाटिकाएं की जाती हैं। छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते हैं जिनका मंच के माध्यम से आयोजन होता है। वो कौन कौन सी लघु नाटिकाएं हैं देखिए। लघु नाटिकाएं कामावीणा, कालुकीर, कानगुजरी,
बणजारा बणजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बणजारा। तो दोस्तों ये कुछ लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन इस गौरी नृत्य नाट्य के दौरान किया जाता है। इसी प्रकार इस दौरान मंजीरा और चिमटा बजाते हैं। इस दौरान मंजीरा और चिमटा बजाते हैं। इसी प्रकार गौरी नृत्य में मांदल बजाया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र गौरी नृत्य में बजाया जाता है। और जो कान गुजरी जो लघु नाटिका है इस दौरान मंजीरा और चिमटा बजाते हैं। इसी प्रकार दो शब्द हैं गलावण व वलावण। दो शब्द हैं दोस्तों गलावण व वलावण। इससे गौरी की समाप्ति होती है। गलावण व वलावण की रस्म से गौरी की समाप्ति होती है। गौरी की समाप्ति से 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं। दोस्तों जवारे जानते होंगे आप, जवारे बोए जाते हैं। और इसमें भाग लेने वाले पात्र कुम्हार के घर से मिट्टी का हाथी लेकर आते हैं। और हाथी को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके पश्चात एक बार पुनः देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लघु नाटिकाएं होती हैं जिनका मंचन किया जाता है। कामा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, बणजारा बणजारी, बादशाह की सवारी और लाखा बणजारा। कान गुजरी के दौरान मंजीरा और चिमटा बजाते हैं, मंजीरा और चिमटा। जबकि गौरी नृत्य में मांदल बजाया जाता है। गौरी जो नृत्य है उसमें मांदल बजाया जाता है। गलावण व वलावण की जो रस्म है इससे गौरी की समाप्ति होती है। गौरी की समाप्ति के 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं। भाग लेने वाले पात्र कुम्हार के घर से मिट्टी से बना हुआ हाथी, कई जगह शिव पार्वती का उल्लेख मिलता है, वो लाए जाते हैं और उन्हें किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था गौरी अथवा राई नृत्य। और ये नृत्य के साथ साथ एक नाट्य है। संपूर्ण भारत का प्राचीनतम नृत्य नाट्य होने के कारण इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, शिकार नृत्य भील जनजाति का एक और नृत्य है जिसका नाम है शिकार नृत्य। नाम से प्रतीत होता है इसमें शिकार जैसी गतिविधियां की जाती हैं। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें केवल
पुरुष भाग लेते हैं। और इस दौरान कुछ मनुष्य, जो कुछ पुरुष होते हैं, वो पशु का अभिनय करते हैं, पशु की आकृति के रूप में या पशु बन जाते हैं, पशु जैसी भूमिका निभाते हैं। और अन्य अन्य जो भील पुरुष हैं वो तीर कमान के माध्यम से इन्हें मारने का प्रयास करते हैं। तो पशु चारों तरफ चक्कर काटने का प्रयास करेंगे और जो पुरुष हैं वो तीर कमान लेकर इनके पीछे दौड़ते हैं और अंत में जो पुरुष जो पशु बना हुआ है उसे मार दिया जाता है और ये नृत्य समाप्त होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, शिकार नृत्य भीलों का है तो शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है। ये शिकार है, शिकार नृत्य भीलों का है और शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है। तो इसमें सामान्य 2-4 लाइनें हैं, देखिए। केवल पुरुष भाग लेते हैं, शिकार जैसी गतिविधियां की जाती हैं। इसमें कुछ पुरुष पशु का अभिनय करते हैं, अर्थात कुछ पुरुष पशु बन जाते हैं और अन्य पुरुष तीर कमान लेकर इनके पीछे दौड़ते हैं। और अंत में पशु बने हुए पुरुषों को मार दिया जाता है। मारने का अर्थ ये नहीं कि उसे जान से ही खत्म कर दिया गया, एक नृत्य है, एक गतिविधियां की जाती हैं। और नोट में हम यही एक लाइन लिखेंगे, नोट शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों शिकार नृत्य भीलों का है तो शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति में प्रचलित है। इसके पश्चात एक नृत्य आता है युद्ध नृत्य। अगर इसके क्षेत्र की बात करें, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, दोस्तों नाम से प्रतीत हो रहा है युद्ध नृत्य। तो इस दौरान युद्ध जैसी गतिविधियां की जाती हैं। और इसका आयोजन मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्रों के भीलों द्वारा मुख्य रूप से इसका आयोजन, यह जो नृत्य है वो पहाड़ी क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाता है। नंबर 4 की बात करें अपन, युद्ध नृत्य। और इस दौरान आमने सामने दो पक्ष होते हैं। इस दौरान आमने सामने दो पक्ष होते हैं। तो सामान्य है,
शिकार नृत्य और युद्ध नृत्य, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों भीलों का एक अन्य नृत्य है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य इसमें देखिए दोस्तों, द्विचक्री नृत्य में यह नृत्य होली अथवा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। होली अथवा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और इस नृत्य में दो अलग अलग व्रत बनाए जाते हैं। इस नृत्य के दौरान दो अलग अलग गोल घेरे व्रत बनाए जाते हैं। एक व्रत में पुरुष और एक व्रत में महिलाएं होती हैं। दोस्तों याद रखना है, द्विचक्री नृत्य जो होली अथवा मांगलिक अवसरों पर स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दो अलग अलग व्रत बनाए जाते हैं। दो अलग अलग व्रत बनाए जाते हैं। एक व्रत में महिलाएं और एक व्रत में पुरुष होते हैं। इसके पश्चात हाथी मना नृत्य। हाथी मना, देखिए दोस्तों, यह नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? हाथी मना। इसके पश्चात नृत्य के दौरान तलवार हाथों में लेकर लहराते हैं और यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। इसी प्रकार एक नृत्य है गैर नृत्य। यह नृत्य भी भीलों में प्रचलित है। दोस्तों गैर नृत्य का हम अलग से अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय नृत्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जब क्षेत्रीय नृत्य का अध्ययन करेंगे वहां गैर नृत्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा वर्णन पढ़ेंगे इसका। तो द्विचक्री, हाथी मना, गैर नृत्य। द्विचक्री दो अलग अलग व्रत बनाए जाते हैं, एक में पुरुष होते हैं, एक में महिलाएं होती हैं। हाथी मना ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? हाथी मना। गैर नृत्य, इसमें भी भील शामिल होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से क्षेत्र विशेष का नृत्य होगा और इसका डिटेल से अलग से अध्ययन किया जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद भीलों का एक नृत्य और है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य, देखिए दोस्तों, इसकी प्रकृति घूमर नृत्य के समान होती है।
अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। केवल महिलाएं भाग लेती हैं। अर्धवर्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में दो दल होते हैं। दोस्तों, इस नृत्य में दो दल होते हैं। नंबर 1, प्रथम दल गीत गाता है। पहला जो दल है वो गीत गाता है। और नंबर 2, दूसरा दल गीत की पुनरावृत्ति करके नृत्य करता है। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र हैं ढोल व थाली। दोस्तों, इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल और थाली। तो घूमरा, इसकी प्रकृति घूमर नृत्य के समान होती है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। केवल महिलाएं भाग लेती हैं और इसमें अर्धवर्त बनाकर नृत्य करती हैं। अर्थात अर्धवर्त के माध्यम से घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में दो दल होते हैं। दोस्तों, घूमरा नृत्य में दो दल होते हैं। प्रथम दल गीत गाता है और दूसरा दल उस गीत की पुनरावृत्ति करके नृत्य करता है। और इसमें वाद्य यंत्रों की बात करें तो ढोल और थाली। तो दोस्तों, बीनों की अगर हम नृत्य की बात करें, हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? देखिए, एक तो नेजा नृत्य, एक गौरी नृत्य, शिकार नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथी मना नृत्य, गैर नृत्य और एक है घूमरा नृत्य। दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं कि भील जनजाति के नृत्य हैं नेजा, गौरी, शिकार, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, गैर और घूमरा। तो दोस्तों, ये थे आपके भील जनजाति के नृत्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।